बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैदुल्लाह हूँ और हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। आज मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शंस के मुतालिक बताना है। रिग्रेशन SPSS में रिग्रेशन कवर करने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको रिलेशन एंड फंक्शंस के मुतालिक मालूम हो। तो उसके लिए ये एक इजाफी टॉपिक है जो मैंने रख दिया। मेरा ख्याल था कि आपको इसके मुतालिक पता होना चाहिए। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो ये समझे कि रिलेशन एंड फंक्शन और कुछ नहीं है, आपका बेसिकली ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल है जो रूटीन में आप कंप्यूटर वगैरह में देखते हैं। आप कुछ चीज़ें इनपुट करते हैं, उस पर कुछ प्रोसेसिंग होती है, कुछ काम होता है और आखिर में आपको कुछ आउटपुट मिल जाता है। बिलफर्ज यू वांट टू फ्राई एन एग, ठीक है, कुछ दोस्त मिल गए हैं दे और वो कहते हैं कुछ अंडे फ्राई करके खा लेंगे, तो उनको कुछ इनपुट्स लेने पड़ते हैं। अंडे हो गए और ये और जो भी तेल हो गया और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है ना। जैसे थोड़ी सी उनको गर्म करने के लिए कोई सिस्टम, जैसे गैस का चूल्हा और गैस वगैरह ये चीज़ चाहिए होगी, या इलेक्ट्रिक बर्नर, कोई इलेक्ट्रिक हीटर या कोई और भी। तो ये कुछ ज़रूरी इनपुट्स हैं। इस पर कुछ प्रोसेसिंग होगी, वही अंडे तोड़ना और उसको फ्राइंग पैन वगैरह में डालना और उसको निगरानी करना वगैरह, ये प्रोसेसिंग है। आउटपुट में जाहिर है कि आपको जो है फ्राई अंडा मिल जाएगा। ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो है, इसमें ये आउटपुट को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करते हैं। याद रखें, आउटपुट को हम कंसिडर करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इनपुट को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये ऐसा नहीं है कि ये अब जाहिर है कि घर के किचन से एक एग्जांपल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ इधर ही सामने आता। अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका जो है बिजनेस कम्युनिकेशन से आपको या HR से आपको इसकी एग्जांपल मिल रही है। आउटपुट इसमें है जॉब फील्ड। एक जॉब है जो फिल करनी है, ठीक है ना। कुछ जॉब्स हैं जो फिल करनी है। इसके लिए इनपुट्स क्या होते हैं? कुछ रिज्यूमे होते हैं, मतलब CVs होते हैं जो लोग सबमिट करते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं, उनकी क्रेडिट रिपोर्ट्स होती हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, पोर्टफोलियो होता है। तो ये आपके मुख्तलिफ इनपुट्स हो गए। इस पर कुछ प्रोसेसिंग भी होती है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ प्रोसेसिंग होती है। जैसे आप इंटरव्यू करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिकल रिव्यू करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेज उनसे करवाते हैं। जब कंपनी में ये लोग आते हैं तो उनको इन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसके बाद पे जॉब फिल्स हो जाती हैं। और सिर्फ ये जॉब फिल नहीं, फिर उसका फीडबैक भी होता है। जैसे 6 मंथ परफॉर्मेंस रेटिंग हो गई, जॉब सेटिस्फेक्शन रिव्यू हो गया, हायरिंग मैनेजर की असेसमेंट्स हो गई, वो सारे वो फ्यूचर में दोबारा इस्तेमाल होने वाले इनपुट्स भी हो जाते हैं। यानी ये जो कुछ आउटपुट है वो फ्यूचर में दोबारा इनपुट हो जाते हैं। तो ये आपको यही चीज़ आपको जो है बिजनेस में भी, इन्वायरमेंट में भी मिलती है। यही बात एक और जगह बता रहा हूँ आपको। अगेन बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके पास इनपुट होते हैं, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट्स होते हैं, लेकिन अब की दफ़ा हम आपको बता रहे हैं कुछ मैनेजमेंट के इनपुट रिसोर्सेज होते हैं, जैसे फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, स्टाफ, ये इनपुट रिसोर्सेज हैं। इससे कुछ प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस फ्लो, वर्क इन प्रोग्रेस एंड प्रोसेस डिज़ाइन वगैरह वगैरह, और इससे आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बनती है, यूनिट कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह। तो ये आउटपुट्स की बात है। यकीन रखें तमाम में एक ही बात कॉमन है, आउटपुट्स जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनपुट जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जनरली हम इसको Y से डिनोट करते हैं और इसको X से डिनोट करते हैं, ठीक है ना जी। मजीद आगे बढ़ते हैं जी। अब आपको स्टूडेंट की लाइफ से इसकी एक एग्जांपल बताते हैं।
जब आप एक स्टूडेंट के से पूछते हैं कि जी आपको असल दिलचस्पी किस में है एक चीज़, तो उसको जब स्टूडेंट आपसे बोलेगा और ज़रा आप वाकई समझता हो या थोड़ा सा उसको हिंट वगैरह मिल जाए तो उसको समझ आ जाती है। स्टूडेंट को असल दिलचस्पी जीपीए में और परसेंटेज मार्क्स में होती है, ठीक है। जीपीए में और परसेंटेज मार्क्स में स्टूडेंट को असल दिलचस्पी होती है। लेकिन याद रखें कि यही हमारे पास इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल है। स्टूडेंट की लाइफ में यह हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल का खास खूबी ये होती है कि उस पर दिलचस्पी तो बहुत होती है, लेकिन उसको हम खुद अपने फैसले से चेंज नहीं कर सकते। बिलफर्ज मेरा जीपीए आ गया तो इसका जो जीपीए आया उसका फैसला मैं नहीं करूंगा, वो एक प्रोसेस होगा जो इसका फैसला करेगा, ठीक है ना। मैं उसको अपने फैसले से बदल नहीं सकता। जीपीए को मैं अपने फैसले से बदल नहीं सकता। हाँ, जीपीए को बदलने के लिए मैं मेहनत कर सकता हूँ, वो मेहनत ये जगह है, ठीक है ना। वो मेहनत की जगह ये है, जैसे नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड टू स्टडी पर वीक है या परसेंटेज अटेंडेंस है। मैं अपनी परसेंटेज अटेंडेंस बढ़ा सकता हूँ, या एक हफ्ते में पहले मैं 6 घंटे पढ़ता था अब 8 घंटे पढ़ूंगा, तो ये मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगेन इसमें ये जो आउटपुट है इसको हम y से डिनोट करेंगे, आउटपुट को हम y से डिनोट करेंगे और इनपुट को हम x से डिनोट करेंगे। बिलफर्ज आप जीपीए को y कह दें और नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड टू स्टडी पर वीक को आप x कह दें, तो आपके मैथ्स वाले इस पूरे प्रोसेस को इस तरह लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। इसमें x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, f जो है इस प्रोसेस को शो कर रहा है, f इस प्रोसेस को शो करता है, यानी x एक प्रोसेस से गुजरकर y जनरेट करता है, x एक प्रोसेस से गुजरकर y जनरेट करता है। और इसको हम इस तरह भी कहते हैं y डिपेंड्स अपॉन x, y डिपेंड्स अपॉन x, इस तरह भी कह देते हैं। और y इज अ फंक्शन ऑफ x, इस तरह भी कह देते हैं। लेकिन याद रखें कि इसका ये मतलब नहीं है कि x एक क्वांटिटी और f एक और क्वांटिटी और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है ना जी। बेसिकली हम कहना चाहते हैं कि y का x से ताल्लुक है, y डिपेंड्स अपॉन x, ठीक है। और ये भी को एक ज़रूरी बात है कि आपको पता हो कि x की जो परमिसिबल वैल्यूज़ हैं, x की इनपुट की जो परमिसिबल वैल्यूज़ हैं उनको हम डोमेन कहते हैं, और y की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं दैट मे बी जनरेटेड बाय दिस प्रोसेस, ठीक है, तो y की जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं उसको हम रेंज कहते हैं। बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं कि y एक x पे डिपेंड करता हो, जैसे जीपीए सिर्फ नंबर ऑफ आवर डिवोटेड टू स्टडी पर वीक पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके परसेंटेज अटेंडेंस पे भी डिपेंड करता है या और 10 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ, या y डिपेंड अपॉन x1 x2 x3। अब यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि y 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, y 10 वेरिएबल पे भी डिपेंड कर सकता है अगर हम मजीद वेरिएबल मॉडल में रखना चाहें। ये जो इक्वेशन आपके पास आ जाती है इसको मॉडल कहते हैं, ठीक है ना। अभी हमने ज़्यादा वजाहत नहीं की कि ये मॉडल किस तरह का है, मतलब ये है कि ये किस किस्म का फंक्शन है, लीनियर है, ये कोई कर्व के फॉर्म में है, ये किस तरह की शक्ल में, अभी हमने ये डिटेल नहीं की, बस हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि y डिपेंड अपॉन x1 x2 एंड x3। अच्छा, एक और भी होता है, अगर आप इसी फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं लेकिन आपने प्रोसेस को सिंपल रखना है अपना, क्योंकि इसको अगर आप इस पूरे फंक्शन को स्टडी करेंगे तो आपको एक सर्वे करने पड़ेगा जिसमें आप y को स्टडी करेंगे, x1 x2 और x3, और जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे इतना आपका सर्वे बढ़ता चला जाएगा और मुश्किल होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, इन तमाम वेरिएबल में इनपुट्स में सबसे अहम वेरिएबल है x1, ये बाकी दो इतने अहम नहीं है, और आप उनको मॉडल से निकाल देते हैं, आप कुछ वेरिएबल्स हैं जो उनको मॉडल में होना चाहिए उनको मॉडल से निकाल देते हैं, तो आपका फंक्शन, आपका इस रिलेशनशिप की जो शेप होगी वो ये हो जाएगी y इक्वल टू एफ ऑफ x1 प्लस एरर। और ये एरर वो है जो आपने मॉडल में को सही स्पेसिफाई नहीं किया, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पे बेस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपके प्रोसेस में एरर आ जाएगा। हमारे रिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को का ये फॉर्म हमारे लिए ज़्यादा अहम है।
और चूंकि स्टैटिस्टिक्स में भी यही होता है कि हम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पर फैसले करते हैं, या हमें याद रखें वाई में दिलचस्पी होती है और वाई की खातिर हम एक्स में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन अगेन ज़्यादा खर्चे के लिए पैसे नहीं है तो मज़ीद कुछ वेरिएबल हमने मॉडल से आउट कर दिए हैं और इसकी वजह से हमारे प्रोसेस में एरर आ गया। यही वजह है कि जब आप इकोनॉमिक्स में बातें पढ़ते हैं तो वो बिलफर्ज आपको बताया जाता है कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, other thing remains same, the demand of a product varies inversely with price। इस तरह ही था ना, the demand of a product varies inversely with its price। तो डिमांड और प्राइस का आपस में कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। ये अदर थिंग रिमेनिंग द सेम जब ये कहते हैं तो उनका मतलब होता है कि ये एरर जीरो है। प्रैक्टिकल लाइफ में चूंकि अदर थिंग नेवर रिमेन द सेम तो हम स्टैटिस्टिक वाले इसमें एरर रखते हैं, हम सिस्टम प्रोसेस में एरर रखते हैं। तो बहरहाल यहाँ आपसे कहने का मकसद ये है कि हमारे पास इनपुट्स होते हैं, वो इनपुट किसी प्रोसेस से गुजरते हैं और हमें आउटपुट दे देते हैं। ये स्टूडेंट की लाइफ से मेरे ख्याल में अभी तक मैंने 3-4 एग्जाम्पल इस तरह के डिस्कस कर दिए। याद रखें मैं बार बार इस तरह की एग्जाम्पल्स नहीं दे सकूंगा, ठीक है, लेकिन ये आप समझ लें कि ये सारे बेसिकली यही एक चीज है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 या y इक्वल टू एफ ऑफ x1 प्लस एरर, ये इस तरह के रिलेशनशिप है जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना जी। तो और इस तरह के कई रिलेशनशिप आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं, आगे भी इसकी एग्जांपल्स आ रही हैं, लेकिन ये एक बहुत अहम चीज है और ये लाइफ में हर जगह आती है, लाइफ में ये हर जगह सामने आती है। इन चीज़ों को ग्राफ से शो करने के लिए, ये जो रिलेशनशिप मैंने आपको बताए हैं, इनको ग्राफ से शो करने के लिए हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं, उस पर हम एक्स एक्सेस लेते हैं, उस पर हम वाई एक्सेस लेते हैं और इस ग्राफ पेपर को पर रिलेशनशिप को शो करने को हम ग्राफ पेपर को पर जिसमें हमने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बताए हुए हैं, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ये जी एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था डेकार्ट्स, उसने डेवलप किया था और वो तरह तरह की रिलेशनशिप को ग्राफ पर शो करने के लिए इसको इस्तेमाल करता था। जो ये दो लाइन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जहां एक दूसरे को काटते हैं उसको हम, वो एक्स एक्सेस पे भी जीरो हो जाता है, वाई एक्सेस पे, और उसको हम 0 0 से डिनोट करते हैं और उसको हम ऑरिजिन कहते हैं। इसी तरह ये 0.23 है, वजह यह है कि ये 0.23 जो है ये वाई एक्सेस से 2 डिस्टेंस पर है और ये एक्स एक्सेस से 3 डिस्टेंस पे है, तो इस वजह से ये 2-3 पॉइंट है। इसी तरह ये -3 1 है, -3 ये शो कर रहा है कि ये वाई एक्सेस से 3 डिस्टेंस पर है और लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड को ये माइनस शो कर रहा है और 1 जो है एक्स एक्सेस से ऊपर है और 1 यूनिट ऊपर है। इसी तरह ये हम दरमियान में भी पॉइंट शो कर सकते हैं, जैसे ये -1.5 -2.5 वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसकी मदद से हम ये जो तरह तरह की रिलेशनशिप है उनको हम ग्राफ की शक्ल में भी शो कर सकते हैं। और ये ज़रा देखें, अब आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा ये वही ग्राफ है और ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है, जिस तरह ऑटोकैड है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, वो इसी चीज़ को इस्तेमाल करके और वो जो तरह तरह के बिल्डिंग और फ्लैट्स और चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, कंप्यूटर वाले इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं, तो वो बैकग्राउंड में यही ग्राफ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना जी। बिजनेस में हम यही ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, इधर हम क्वांटिटी सोल्ड, इधर डॉलर्स, और ये जी टोटल रेवेन्यू, ये टोटल कॉस्ट, और हम ब्रेक इवन एनालिसिस कर लेते हैं, हम फिक्स कॉस्ट शो कर सकते हैं, हम वेरिएबल यानी हम वेरिएबल कॉस्ट शो कर सकते हैं, हम टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, और जहां पर वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट। ये सारी कहानी जो है ये उसी ग्राफ का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का कमाल है। लेकिन सिर्फ ये नहीं, आप तरह तरह के ग्राफ और शो कर सकते हैं, जैसे ये रेनफॉल है इन लंदन एंड ब्रिस्टल, और आप उनके मुख्तलिफ मंथ्स में एक्स एक्सिस पे मंथ्स और वाई एक्सिस पे रेनफॉल शो करके उनके रेनफॉल आपस में कंपेयर कर सकते हैं। वैसे ये एक बार चार्ट हो गया, मल्टीपल बार चार्ट।
इसी तरह आप चाहें तो एक और तरह से कैसे भी बार चार्ट बना के आप मेल और फीमेल को कंपेयर कर रहे हैं, बाय इनकम कंपेयर कर रहे हैं मेल और फीमेल की, और के बिलफरज मुख्तलिफ इसमें आप देखना चाहते हैं कि मेल कितना इनकम कमाते हैं, फीमेल कितना इनकम कमाती है, तो ये आप इसको देख सकते हैं। तो ये भी आपके पास ग्राफ का इस्तेमाल है। अलबत्ता यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल उन्होंने इधर शो किया और डिपेंडेंट वेरिएबल इधर शो किया। वैसे जनरली हम इस तरह नहीं करते। जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे शो किया जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे शो किया जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भी हमने किया है, क्वांटिटी सोल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो रेवेन्यू जनरेटेड तो या कॉस्ट अकर्ड तो वो हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं। तो बहरहाल लेकिन कभी कभार हम इस तरह भी कर लेते हैं जो रूटीन से हट कर बात है। अच्छा जी, आगे आपको जो बात बतानी है वो ये है कि ये जो तरह तरह की रिलेशनशिप है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसके इस तरह के ग्राफ बनते हैं। ये बेसिकली सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये सर्कल की इक्वेशन है। अब यहाँ पर आपको जो अहम बात पता चलती है वो ये कि ये ग्राफ, अगर आप सिर्फ इस ग्राफ को देखेंगे, ये रेड सर्कल को आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये ज्योमेट्री है, और अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे सिर्फ तो आप कहेंगे ये अलजबरा है। डिकार्ड्स की का कंट्रीब्यूशन यह है कि उसने ये बताया कि अलजबरा और ज्योमेट्री एक ही चीज है। ग्राफ की मदद से उसने ये बात बता दी। तो ये बात जरा मजीद आगे देखें, जरा ये देखें, अब आपको एलिप्स नजर आ रहा, ये एक एलिप्स, ये एक और एलिप्स, ठीक है ना। और इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसमें असल में ए स्क्वायर हम बड़ा लेते हैं बी स्क्वायर से। ये दो कांस्टेंट होते हैं, ए भी एक कांस्टेंट होता है, बी भी एक कांस्टेंट होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये ग्राफ का आइडिया बड़ा अहम आइडिया है। आप स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए बाज़ ग्राफ मैंने पहले से एक कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑनलाइन फ्री में मिलता है, जियोजेब्रा हम कहते हैं, उसमें मैंने कुछ ग्राफ बनाए हैं, ज़रा वो भी देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है ग्राफिंग कैलकुलेटर या जियोजेब्रा। इसमें बाज ये इक्वेशन है, जिस तरह y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स या y इक्वल टू ए माइनस बी एक्स। ये ज़रा देखें इसका ग्राफ, ये ठीक है ना, ये y इक्वल टू ए माइनस बी एक्स। और अगर आप इसको माइनस के बजाय यहाँ पर प्लस कर दें तो ज़रा देखें कि ग्राफ में क्या चेंज आता है, ठीक है। और ये देखें ग्राफ इस तरह, वो पहले इस तरह डिक्रीजिंग ग्राफ था, अब ये इंक्रीजिंग ग्राफ में बदल गया। फिर देखें, अगर यह मैं माइनस कर दूं और एंटर करूं तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ है। डिक्रीजिंग का मतलब कि x बढ़ता है तो ये नीचे आता है, जितना हम x की वैल्यू आगे बढ़ाते हैं तो ये नीचे चला जाता है। और यहाँ पर ये देखें इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ को जरा देखें, ये देखें x जो इधर आता है तो ये y बढ़ता चला जाता है, ऊपर जाता रहता है। तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ मैं आपको बताया। इसी तरह मैं आपको ये ग्राफ देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ये बेसिकली सर्कल की इक्वेशन है, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, ठीक है। ये जरा देखें, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, ये इस तरह का एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है ना। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू हो तो ये एलिप्स जरा इस तरह एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ज्यादा बड़ा हो जाता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग छोटा हो जाता है। लेकिन अगर इसके वजह ऐसे शेप हो, ये जरा देखें एक्स स्क्वायर के नीचे तो फिर एक्स स्क्वायर के नीचे छोटा हो, वाई स्क्वायर अलॉन्ग ये अब बड़ा बन जाता है, अगर वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू हो तो ये जरा ऐसे बन जाता है। जरा ये दो ग्राफ अलग अलग देखें, ये देखें ये वाला और ये वाला। अच्छा जी, इसी तरह फिर ये तो एलिप्स की इक्वेशन हो गए। इसी तरह फिर हमारे पास बाज और इक्वेशन है, ये हमारे पास है पैराबोला, ये हमारे पास एक इक्वेशन है पैराबोला, ठीक है। इसके और शेप्स भी हैं, जैसे पैराबोला जरा ये देखें, ये इस तरह, और एक और पैराबोला जरा ये देखें, ये बेसिकली मेहराब की इक्वेशन है।
अगर आप गौर करें, वो पुराने पुलों के नीचे या पुरानी इमारतों के नीचे मेहराब बने होते थे, ये उसकी इक्वेशन है। ये वाली अभी जो है ये मेहराब की इक्वेशन है, ये मेहराब की इक्वेशन है, ठीक है ना जी। और ये वाली जो है ये डिश एंटीना की इक्वेशन है, लेकिन डिश एंटीना का वो एक क्रॉस सेक्शन है उसका, लेकिन ये उसकी इक्वेशन है, ठीक है ना। और इसका कमाल ये होता है कि इस पर अगर वो इधर से रेज आती हो पैरेलल, तो वो इधर इसे टकरा के इधर एक खास पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है ना। और जिसको हम जहां पर हमने वो डिवाइस लगाया होता है जो बाहर से आने वाले कम्युनिकेशन को कैच कर रहा होता है तो ये हमारे पास मेहराब की इक्वेशन है। इसी तरह ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है, अगर आपने ये पढ़ा हो, ये जो फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ते थे, अगर आप y को वॉल्यूम और x को प्रेशर समझें, द वॉल्यूम ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद प्रेशर, ठीक है ना। तो ये आप देखें, अगर x एक्सिस पे आप प्रेशर और इधर आप वॉल्यूम कर लें, तो जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है ना। शुरू में प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा है, फिर प्रेशर ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम कम हो गया, और ज्यादा हो गया प्रेशर तो वॉल्यूम बहुत कम हो गया। तो ये द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विद प्रेशर, ये वो रिलेशनशिप है, और इसको हाइपरबोला कहते हैं, ठीक है, इसको हाइपरबोला कहते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि एक्स वाई कांस्टेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये ऐसे जाके और जब ये एक्स वाई एक्सिस को क्रॉस कर लेती है और उसके बाद जब ये बढ़ती है तो बहुत तेजी से बढ़ती है। ये बेसिकली बता रही होती है कि इब्तिदा में एक चीज़ बहुत स्लो बढ़ती है लेकिन फिर बहुत तेज़ी से बढ़ती है। बिलफर्ज आप इसको शुरू में कोरोना पेशेंट की रफ्तार ये देख लें, और ये खास कट ऑफ पॉइंट है, और इसके बाद फिर इनकी तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है। या ये पॉपुलेशन ग्रोथ को आप समझ लें, या कुछ और चीज़ें जो बहुत तेज़ी से बढ़ती है बाद में, तो यह उसकी इक्वेशन है, ठीक है ना। हमारे तरफ जो है बिजनेस में, अगर आप माजी में कहीं कर्जा वर्जा लिया गया तो शुरू में तो वो ज़रा आहिस्ता बढ़ता है इब्तिदाई सालों में, लेकिन फिर एक खास वक्त होता है कि वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, और ख़ासतौर पे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ता है। इसी तरह ये जो सूरत हाल है, अगर इसका रेट ऑफ ग्रोथ नेगेटिव हो तो ये ऐसे कम होते होते ख़त्म हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है इंक्रीजिंग रेट पर है, और ये वाला इंक्रीजिंग रेट पे है जिससे बढ़ता है, और ये वाला डिक्रीजिंग रेशो से है और जिसकी वजह से ये ख़त्म हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ सूरतें हैं, और ये ज़रा ये और ये ज़रा देख लें, ये एक दूसरे का अक्स हैं, ये एक दूसरे का अक्स हैं। यहाँ अगर आप इधर एक ऐसे लाइन खींच लेना, ये इस जगह में ऑरिजिन में एक दूसरे का एक्स अक्स है, ठीक है। ऑरिजिन में देखें का मतलब है कि यहाँ -2 है तो यहाँ +2 है, और इस ऑरिजिन में देखें यहाँ +8 है तो यहाँ आपके पास -8 है, ठीक है ना। यहाँ पर आप कोई पॉइंट देख लें, जैसे 2 के ऊपर एक खास फासले पर ये गुजरता है, तो यहाँ -2 के ऊपर से नीचे ये खास फासले पर गुजरता है। तो बहरहाल ये एक दूसरे के अक्स चल रहे हैं, ठीक है। ये एक और इक्वेशन जरा देख लें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका ग्राफ आप देखें तो ये ऐसे नीचे आ रहा है। ये बेसिकली पैराबोला ही है, इधर यही जो हमें बता रहा था, यहाँ पर पैराबोला इसमें एक्स स्क्वायर मौजूद है, ये वाला, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, और इसको जरा चेक करें, ये वाला देखें, ठीक है। बस ये ज़रा चूँकि इक्वेशन मामूली मुख्तलिफ है, ठीक है, ये इक्वेशन मामूली मुख्तलिफ है, लेकिन बेसिकली ये वही इक्वेशन है, ये और ये बेसिकली एक इक्वेशन है। तो ये आपके पास इस तरह इक्वेशन आ रही है, ठीक है ना, और इस तरह इसको काट करके वापस जा रही है। अगर आप इस पर ज़रा क्लिक करें तो आपको कुछ अहम चीज़ें भी इसमें नज़र आएंगी। एक तो ये आपको इसमें नज़र आ रही है कि ये इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जहाँ पर वाई एक्सिस को काटती है उसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पर ये 0 और 6 पे काटती है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, इस पर ये वाई एक्सिस को काटती है,
और इसको जो भी कर्व हो वो वाई एक्सिस को जहां पर काटती है उसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, और जहां एक्स एक्सिस को काटते हैं उसको एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। लेकिन एक्स इंटरसेप्ट का ज्यादा मशहूर नाम है रूट। ये देखें, ये रूट है, ये 2 0 पर एक्स एक्सिस को काटती है, एक यहां पर काटती है, ये इस इक्वेशन का रूट है, इस इक्वेशन का ये रूट है। अगर इसमें y की जगह 0 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो एक रूट आएगा 2 0, यानी x की वैल्यू 2 आएगी, और दूसरा y की वैल्यू जाहिर है 0। मैंने कहा ना y की जगह 0 पुट करें तो, और यहां पर ये देखें y की जगह 0 पुट करें तो x की जगह 6 भी आएगा। तो इसके दो रूट होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको पता है इसके दो रूट्स होते हैं, तो x की वैल्यू 2 आएगी और x की वैल्यू 6, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ये एक्सट्रीमम है, एक्सट्रीम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू बेसिकली। ठीक है ना, 4 x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू -2 आ रही है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये तरह तरह की चीजें हैं, मैं जस्ट समझाना चाहता था आपको जियोजेब्रा की मदद से, कि जिसको आप जो है ना ये देखते जाएं, अब जिसको आप यहां पर अलजबरा कहते हैं वो इधर ग्राफ हो जाता है। ठीक है, और इक्वेशन से ग्राफ बनाना हमारे लिए नॉर्मल बात है, हम रूटीन में ये करते हैं, ये तरह तरह के ग्राफ हम बनाते रहते हैं, इक्वेशन से ग्राफ बनाते हैं हम रूटीन में। ठीक है, ये तरह तरह के ग्राफ हम बनाते रहते हैं। लेकिन अब जो रिग्रेशन में हम आपको इसका रिवर्स प्रोसेस बताएंगे। हमारे पास डेटा होगा, डेटा से हम ग्राफ बनाएंगे, और जब डेटा से ग्राफ बना लें, और वो उसको बेसिकली स्कैटर डायग्राम हम बनाते हैं, तो हम जब डेटा से ग्राफ बना लें, ठीक है ना, डेटा से ग्राफ बना लें, तो फिर उस ग्राफ को हम इन स्टैंडर्ड जो तरह तरह के ग्राफ हैं आपके सामने, इनके साथ हम कंपेयर करते हैं कि हमारा डेटा किस ग्राफ से मिलता है, हमारा डेटा किस ग्राफ से मिलता है, और जिससे मिलता है तो फिर हम वो इक्वेशन, उसकी रिग्रेशन की मदद से वो इक्वेशन मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस है। आपने इक्वेशन से ग्राफ बनाया है, इक्वेशन से डेटा भी जनरेट किया और इक्वेशन से ग्राफ भी बनाया है। ठीक है ना, इक्वेशन से डेटा भी जनरेट किया और इक्वेशन से ग्राफ भी बनाया है। ठीक है ना, लेकिन अब हम रिवर्स प्रोसेस पे जाएंगे। ठीक है, अब हम रिवर्स प्रोसेस पे जाएंगे। ठीक है, हम रिवर्स प्रोसेस पे जाएंगे, लेकिन ये उससे पहले इब्तिदाई डिस्कशन है। तो ये भी हो गई कि आपको मैंने सर्कल के इक्वेशन, एलिप्स के इक्वेशन, और बास चीज़ें, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, हाइपरबोला और अजीब अजीब इक्वेशन मैंने थोड़ी बहुत ये जियोजेब्रा की मदद से मैंने बता दी आपको। अब थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में और भी एप्लीकेशन, जब ये ग्राफ 3D में चला जाए तो फिर क्या होता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में एक और एप्लीकेशन बताते हैं। ठीक है ना जी, और ये मैं YouTube पे जाके मैं इस तरह करता हूं कि CNC मशीन, वर्किंग ऑफ CNC मशीन। ठीक है, और इसका हम ये मैं ज़रा आपको बता देता हूं कि CNC मशीनें जो हैं ये किस तरीके से काम करती हैं। ये बेसिकली 3D ग्राफ है, लेकिन इसमें छोटा सा जो हो, ये ज़रा 3 मिनट का है, ये छोटा है, इसको देख लेते हैं। ये YouTube पे अच्छा है, ये वीडियो पे रिकॉर्ड हो जाएगी साथ साथ। आप बस देखते जाएं इसको। Is a manufacturing process in which pre-programmed computer software dictates the movement of factory tools and machinery. आप जरा ये देखिए किस तरह के पार्ट्स इस मशीन से आप बना सकते हैं, from grinders and lathes to mills and routers. With CNC machining, three-dimensional cutting tasks can be accomplished in a single set of prompts. Under CNC machining,
Machine tools function through numerical control. A computer program is customized for an object, and the machines are programmed with CNC machining language, called G-code, that essentially controls all features like feed rate, coordination, location, and speeds. With CNC machining, the computer can control exact positioning and velocity. The most frequently used machines in CNC systems include CNC mills, lathes, plasma cutters, and water jet cutters. CNC mills can run on programs comprised of number and letter-based prompts, which guide pieces across various distances. In lathe machines, pieces are cut in a circular direction with indexable tools. With CNC technology, the cuts employed by lathes are carried out with precision and high velocity. Plasma cutters cut material with a plasma torch. The process is foremost applied to metal materials, but can also be employed on other surfaces. In order to produce the speed and heat necessary to cut metal, plasma is generated through a combination of compressed air gas and electrical arcs. Water jet cutters are tools that cut hard materials, such as granite and metal, with high-pressure applications of water. In some cases, the water is mixed with sand or some other strong substance. Factory machine parts are often shaped through this process. There are many advantages to using CNC machining. The process is more precise than manual machining and can be repeated in exactly the same manner over and over again. Because of the precision possible with CNC machining, this process can produce complex shapes that would be almost impossible to achieve with manual machining. CNC machining is used in the production of many complex three-dimensional shapes. It is because of these qualities that CNC machining is used in jobs that need a high level of precision or very repetitive tasks. Galco Industrial Electronics can retrofit obsolete CNCs on machine tool mills, grinders, lathes, and routers with FANUC FA America products. For over 30 years, Galco's engineering staff has been providing industrial control solutions for systems requiring precision speed, torque, and position control. For more information, please visit galco.com. तो होपफुली डियर स्टूडेंट आपको समझ आ रही होगी कि ये 3D प्रिंटर या 3D कटर किस तरह काम करता है, और इन सब के बेस पे हमारे पास वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये जो सिस्टम जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो मैंने आपको बताया था, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और उसमें किस तरीके से आप ये मतलब है कि इसमें सीएनसी मशीन में बस सिर्फ ये है कि एक तीसरा एक्सेस ऐड हो जाता है और वो है जेड एक्सेस, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा है कि 3 डायमेंशनल हो जाता है। बाकी ये सारा काम उसी तरह करता है, और इसका बिजनेस में, इसका प्रोडक्शन में, इसका कहाँ काम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन राइट नाउ मैं ये सब कुछ जो है आपको जो बता रहा हूँ, इसकी ख़ास ज़रूरत जो है वो ये, आज मेरा मकसद ये था कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो कर्व्स हैं और उनकी इक्वेशंस हैं वो थोड़ा बहुत पहचान लें, और ये कि जी अब आपको जो है ना डेटा गिवन होगा और डेटा से आपने ग्राफ और ग्राफ से फिर इक्वेशन, ये चीज़ें बनानी है, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस है, इस तरह नहीं होगा कि इक्वेशन गिवन होगा और इक्वेशन से डेटा और डेटा से ग्राफ बना दिया, ये नहीं। डेटा गिवन होगा और डेटा से ग्राफ और डेटा से इक्वेशन ये बनाना होगा, ये रिवर्स प्रोसेस है और ये है रिग्रेशन है। लेकिन उससे पहले मैंने ज़रूरी समझा कि थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ इसका, या मुख्तलिफ़ किस्म के कर्व्स वगैरह का आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूँ। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।